नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। महामारी से लड़ने के लिए दिया 40 मंत्र। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिखाई सख्ती। यूपी सरकार से कहा, फैसले पर करे पुनर्विचार वरना हम देंगे आदेश। प्रदेश संगठन में बदलाव की संभावना के बीच सोनिया से मिले नवजोत सिद्धू। राहुल और हरीश रावत भी थे मौजूद। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बड़ी टेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। यूपी चुनाव के मद्देनजर 3 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। कांग्रेस की तैयारियों का ली जारी। पहली खबर कोरोना से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि इस मामले में रणनीति बनी है जिसे आप लोग अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन राज्यों को तीसरी लहर की आशंका को रोकना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए 40 मंत्र दिया। टेस्ट, ट्रैक यानी कि संक्रमितों का पता लगाना, ट्रीट यानी कि इलाज और अब टीका। पीएम ने कहा कि ये जांच किया हुआ साबित हो चुका तरीका है। डॉक्टर साहब, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पीएम मोदी का यह सुझाव कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, प्रधानमंत्री के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से तीसरी लहर को सामना करना है जी। अब प्रधानमंत्री ने पहले पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, अब 6 प्रमुख राज्यों से भी उन्होंने बातचीत की। उनका साफ साफ कहना, ये जो 4T का जो मंत्र है, उसके पीछे की जो सोच है वो यही है कि आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे, गांव के स्तर पे आप कंटेनमेंट जोन बनाएं कि अगर किसी गांव में कुछ केसेस आ जा रहे हैं तो वो उस गांव से बाहर ना फैले, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। और इसके लिए वो लगातार राज्य सरकारों के टच में है कि किस तरीके से आप टेस्टिंग घर जाकर के करेंगे। आपका जो इलाज, घर जो मरीज अपने घर पे है उसके घर पे ही उसका इलाज हो। इलाज में क्या चाहिए? दवाई चाहिए। लगातार उसके मेजरमेंट्स लिए जाए कि भाई ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको घर पे ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए। इस तरह की व्यवस्था प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अब इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो उसको समझना ज़रूरी है कि एक, टेस्टिंग करने के लिए जो किट्स हैं, टेस्ट करने वाले लोग कौन होंगे, उसकी ट्रेनिंग, उन लोगों को चिन्हित करना, ये सारी प्रक्रिया अभी इस वक्त पूरे देश भर में चल रही है। दूसरा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन कौन लगाएगा, उसके लिए ट्रेंड लोग कौन होंगे। तो इसमें भी जो हर गांव में इस तरह की टीम बनाने की बात चल रही है और कई राज्यों ने इस पे काफ़ी आगे प्रोग्रेस तक कर लिया है कि आपको ऑक्सीजन सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग को ही, कुछ लोग उसमें ऐसे ट्रेंड कर दिए जाएंगे कि वो ऑक्सीजन कैसे दिया जाता है, उसको किस तरह से किया जाता है, टेस्टिंग कैसे की जाती है, दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। और कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तब वहाँ पे हॉस्पिटल उन मरीजों को लाया जाए, ताकि ये कंप्लीट, पिछली बार हुआ ये कि लोग समझ नहीं पाए, इतनी अस्त व्यस्त व्यवस्था भी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी भी हो गई। ऑक्सीजन था लेकिन फिर भी किस तरह से डिलीवर किया जाए, घर तक कैसे पहुंचाया जाए, मरीजों तक कैसे वो पहुंचे, उसमें सरकारें फेल हुई थी। उस वजह से ये महामारी बहुत विकराल रूप ले चुका था। इस बार तीसरी लहर से पहले इस तरह की तैयारियां हमें इस बात को कॉन्फिडेंस देता है कि अगर सही टाइम पे सारे लोगों को टीका लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका टीकाकरण हो जाए। अभी तक ये पता चल रहा है कि 38 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जा चुका है, मतलब एक डोज तो कम से कम इन लोगों को लग चुका है। तो स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल होती नज़र आ रही है और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहिए कि तीसरी लहर आए तो उसका हम लोग बहुत डट के सामना कर सकें।
जी, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचेत दिखाई दे रहे हैं और तैयारियां जिस तरीके से हो रही हैं, तो जाहिर तौर पर इससे मदद मिलेगी कोरोना की थर्ड वेव से लड़ने में। अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि या तो वो सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करे या हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है, शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारा विचार है कि ये प्रत्येक नागरिक से संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि वो सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने की योजना बना रही है और सीमित संख्या में भी। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि वो कंटेनर के जरिए श्रद्धालुओं को गंगाजल मुहैया कराने का निर्णय उन्होंने लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे भी सहमत नहीं दिखा। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ तो स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं जी। वहां से तो मेरा हंच यही कह रहा है कि वहां से तो इस तरह का आदेश नहीं आएगा कि भाई कांवरिया का जो पूरा जो ये है उसको बंद किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाएगा, भाई जैसा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि हम डिसाइड कर देंगे, और ऐसा जो संविधान के उस आर्टिकल को इन्वोक किया गया है, राइट टू लाइफ, कि भाई लोगों के जीवन को खतरा है, तो इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है, तो एक तरह से आप ये मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मन बना लिया है कि वो एन केन प्रकारेण वो किसी भी तरीके से किसी भी बहानेबाजी को वो एंटरटेन नहीं करेंगे और ये कांवड़ यात्रा पे पूर्ण विराम लगेगा इस साल। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि भाई आप कांवड़ यात्रा से में आपने जो है राइट टू लाइफ का जो को आपने इन्वोक कर दिया। ये दिल्ली के चारों ओर हर बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है वो क्या है, जैसा आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आप अगर पब्लिक गैदरिंग के लिए मना कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो दूसरी जगह पब्लिक गैदरिंग हो रही है। आज ही घोषणा हुई है कि भाई हर दिन जब जब ये सत्र चलेगा मॉनसून, तो 200 लोग पार्लियामेंट के बाहर वो अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन टिकारी बॉर्डर पर चल रहा है, आपका सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है। तो वहाँ पे जज साहब का क्या हो जाता है, वहाँ पे राइट टू लाइफ इन्वोक क्यों नहीं होता? ये एक सवाल है, इसका जवाब कोर्ट को देना चाहिए, जबकि ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से ये कहा जा चुका है कि पब्लिक प्लेस पे आप इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो खैर देखना होगा कि भाई राकेश टिकैत ने जो धमकी दी है कि सिविल वॉर कर देंगे और 5 तारीख को हम एक महापंचायत बुलाएंगे, तब उस वक्त जज साहब ये राइट टू लाइफ को इन्वोक करते हैं या उस समय इनकी अंतरात्मा मर जाएगी, वो 5 तारीख को मालूम चलेगा। जी, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद शिव भक्त पसंद नहीं, बल्कि हमारे देश के जो लेफ्ट लिबरल कबाल गैंग है उसके भक्त पसंद है। अब बात पंजाब कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रही कलह के बीच राज्य के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब पार्टी की पंजाब इकाई में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी चल रही है और इसमें सिद्धू को महत्वपूर्ण भूमिका देने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी इस बैठक में मौजूद थे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पार्टी संगठन में सिद्धू को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने का विरोध किया है। हालांकि रावत ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। रावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि आलाकमान एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिससे अमरिंदर सिंह और सिद्धू दोनों मिलकर काम करें और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाएं। अमरिंदर सिंह और सिद्धू दोनों ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में अपने समर्थकों के साथ बैठकें की। डॉक्टर साहब, ऐसे समय में सिद्धू के सोनिया गांधी से मिलने के क्या संकेत हैं? संकेत पे तुम आऊँगा बाद में, क्यों बुलाया गया ये समझना ज़रूरी है। सिद्धू को ये खबर फैलाई गई कि सिद्धू को पीसीसी चीफ बनाया जाएगा, मतलब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और क्यों बनाया जाएगा, तो रावत साहब बहुत कोशिश कर रहे थे। प्रियंका वाड्रा पूरी तरीके से सिद्धू के साथ खड़ी हैं। प्रियंका वाड्रा चाहती कि भाई सिद्धू को वहाँ का पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और ये सारी बातें इसलिए हो रही क्योंकि सिद्धू ने एक गोटी खेली। सिद्धू ने यह कहा कि उनके साथ 15 मंत्री और 24 विधायक हैं, ये सब रिजिग्नेशन देंगे, सारे लोग रिजाइन करेंगे और ज़्यादा से अधिकतर एमएलएज और अधिकतर मंत्री जो अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं वो
वो बृहस्पतिवार का टाइम था कि ये लोग सब लोग इस्तीफा देंगे। जिस मीटिंग की आप बात कर रही हैं वो उसी मीटिंग का एक निष्कर्ष उससे निकलना था। लेकिन सिद्धू तो, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, मिसगाइडेड मिसाइल हैं। राजनीति तो राजनीति होती है, लोग आए नहीं, इस्तीफा हुआ नहीं, तो ये इस्तीफा देने का जो पूरा प्लान बना था कि आप इस तरह से इस्तीफा देंगे तो क्राइसिस होगा, तो क्राइसिस होने के बाद प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये लोग डिसाइड कर देंगे कि भाई पीसीसी चीफ बना दिया जाए, कोई इस्तीफा मत दो, मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे। ये प्लानिंग हो गया फेल। जब ये फेल हो गया तो इसीलिए सोनिया गांधी ने तलब किया है। सोनिया गांधी और गांधी परिवार से बहुत नज़दीकी रिश्ता बहुत ही कम समय में नवजोत सिंह सिद्धू ने बना लिया है। लेकिन राजनीति सिर्फ शीर्ष नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से तो चलती नहीं है। वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और कैप्टन अमरिंदर एक स्ट्रांग लीडर हैं, और इसलिए ये जो रावत साहब कह रहे हैं कि यू टर्न ले रहे हैं, कल तक तो बड़ी खुशियां मना रहे थे कि भाई 2 दिन के अंदर में खुशखबरी आएगी। अब मालूम ये चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पे वो नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी चीफ के रूप में नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ये उनका तर्क भी बिल्कुल सही है। चुनाव से पहले किसी राज्य में 2-2 पावर सेंटर्स अगर हो जाएंगे तो ये तो डेडली कॉकटेल है हारने का। कांग्रेस पार्टी जमीन 2 हो जाएगी। पंजाब में जिस तरीके से राहुल गांधी की अक्लमंदी की वजह से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई, पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी उसी राह पे चल रही है। जी, तो कैपिटल टीवी ने पहले ही बता दिया था कि ये जो आइडिया है जो हरीश रावत ने दिया था पंजाब की कलह सुलझाने के लिए, ये सुपर फ्लॉप सिद्ध होगा और बड़ी जल्दी ही हरीश रावत को इस बात का आभास भी हो गया है। चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी। वहीं ईडी का कहना है कि उसने भ्रष्टाचार के एक मामले में पीएमएलए के तहत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की है। इधर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख से पूछताछ करेगा। देशमुख के वकील कमलेश घुमरे का कहना है कि अनिल देशमुख मानते हैं कि उनके खिलाफ ईडी की जांच न्याय संगत नहीं है, इसलिए वो ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अनिल देशमुख की मुश्किलें अब किस तरीके से बढ़ सकती हैं? देखिए, अनिल देशमुख पूरी तरीके से इस पूरे केस में फंस चुके हैं। जी, इस तरह के सबूत हैं, इस तरह के कागजात हैं, इस तरह के इंफॉर्मेशंस हैं, इससे अनिल देशमुख का बाहर निकल पाना नामुमकिन है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कुर्क किया गया है 4 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को, इसका सीधा सीधा कनेक्शन उन शेल कंपनियों से है, फर्जी कंपनियों से है जो ये लोग कलकत्ता से ऑपरेट करते थे। 6 इस तरह की कंपनियां थी कलकत्ता के अंदर, जिसके जरिए ये अनिल देशमुख और उनके बेटे ब्लैक मनी को वाइट किया करते थे। और ये सब ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी और की वजह से ईडी को मिली है। ये सारे कागजात कि पैसा का हेरा फेरी हो रहा है, ये तो बाकायदा उनके बेटों ने साइन करके सरकार जो कंपनी के लिए जो रिटर्न आप भरते हैं उसमें आपने दिए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो ऑलरेडी ये सारे दस्तावेज आपके द्वारा मुहैया कराए हुए दस्तावेज हैं। अब सवाल ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देगा। अब चारों तरफ से वो घिर चुके हैं और इसलिए चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो अजित पवार हों, चाहे वो अनिल देशमुख हो, वो इसे एक राजनीतिक रंग देने में जुटे हुए हैं कि हमारे ऊपर जो है वो राजनीतिक द्वेष की वजह से कार्रवाई की जा रही है। ईडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तंग करने के लिहाज से हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं कि किसी तरीके से एनसीपी की सुलह भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए ताकि कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन जिस हिसाब से ईडी लगातार काम कर रही है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी हो रही है, ये साफ साफ संकेत है कि न भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी का कोई गठजोड़ होने वाला है और ना ही अनिल देशमुख को कोई राहत मिलने वाली है। अनिल देशमुख को आज न कल
ईडी अपने साथ पकड़ के हवालात की हवा खिलाने लेके जाएगी। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा कि अनिल देशमुख वसूली के एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जिससे वो बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देते। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची है। प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में रहेंगी। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेंगी। वो करीब 1.5 साल बाद लखनऊ के दौरे पर हैं। लखनऊ में जगह जगह प्रियंका के स्वागत को लेकर होर्डिंग्स, बैनर, पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। पार्टी मुख्यालय भी नए रंग रूप में तैयार है। प्रियंका गांधी ने हजरतगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचकर बैठकें की। डॉक्टर साहब, प्रियंका सीजनल नेता क्यों बनी रहती है? जब जब चुनाव होते हैं तब तब अचानक एक्टिव हो जाती है। बहुत देर के बाद पहुंची वो जी, बताया जा रहा है। बहुत वो तो भूल ही चुकी थी यूपी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अचानक से गुप्त मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर प्रशांत किशोर, और हमने ब्लैक एंड वाइट में आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्रशांत किशोर का ये ओरिजिनल फार्मूला है कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो यूपी को रिवाइव करना ज़रूरी है, और यूपी को रिवाइव करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रियंका वाड्रा को मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार घोषित करें। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब वो लोग इस चीज़ पे आज डिसाइड कर रहे हैं कि किस हिसाब से टिकट का बंटवारा होगा। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी बनारस जाकर उन्होंने यलगार कर दिया है, वहाँ पे संगनाद हो चुका है चुनावी कैंपेन का। और जैसा कि आपने बताया कि प्रियंका वाड्रा अपने संगठन का जायजा लेने गई है, मतलब ये संगठन तैयार नहीं है। संगठन में न इलेक्शन हुए हैं, न पदाधिकारी डिक्लेयर हुए हैं, कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कोई पता ठिकाना नहीं है। एक आपने जो है कोहिनूर का हीरा चुन लिया लल्लू जी को, जिनको आपने अध्यक्ष बना दिया। तो कई सारे लोग जो है कांग्रेस पार्टी के और प्रियंका वाड्रा के इस रवैये से बड़े नाराज़ हैं। पिछली बार जब वो गई थी तो बहुत सारे बड़े बड़े लोकल स्तर के लीडर से उनकी बातचीत हुई थी, तो मालूम चला कि जितने लोग उनसे मिल कर के आए, बाहर आकर के वो लोग नाराज़ थे, क्योंकि उनको बहुत बुरी तरीके से डांटा गया। उनको आप अच्छे माहौल में बातचीत नहीं हुई उस वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में जो सुगबुगाहट आ रही है, वहाँ से वो यही आ रही है कि प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व विहीनता की वजह से, चूँकि वो इनकेपेबल हैं, जिस तरीके से वो हैंडल कर रही हैं, उससे एक नया एक्सोडस होने वाला है। मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के उसके कई सारे लीडर्स दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हैं, बैठे हुए हैं। ये जैसे ही कुछ फैसला आएगा, कांग्रेस पार्टी से लोगों का, नेताओं का जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।